हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा, उसकी एक एप्लीकेशन हमने कर ली वेलोसिटी सिलेक्टर, और दूसरी एप्लीकेशन है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जो हैं वो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े एक्सेलरेटर्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल एक जलंधर, जितना जलंधर का साइज़ है, पूरी सिटी का साइज़ है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर आज की डेट में हमारे पास हैं। और उसकी एक एग्जांपल है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो सर्न जेनेवा में है, और वहाँ पर बहुत सारा जो रिसर्च होता है पार्टिकल फिजिक्स को लेके, हाई एनर्जी फिजिक्स को लेके रिसर्च होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई कुछ पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाया जाता है। प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शंस में कोलाइड करवाते हैं। एक प्रोटॉन बीम इधर से आ रहा है, एक प्रोटॉन बीम इधर से आ रहा है। हाईली एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके उसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, कुछ नए पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको मेसॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रिनोज हैं, एंटी न्यूट्रिनोज हैं, हेड्रॉन्स, बेरियॉन्स, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं। उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके मास कहाँ से आया, मास का क्या ओरिजिन है, ये यूनिवर्स कैसे बना, जब यूनिवर्स बना तो कौन कौन सी फोर्सेस वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं या 5th फोर्स भी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास जो हैं, इनके अभी तक आंसर्स हमें नहीं मिले। मास का ओरिजिन वैसे अभी पता चल चुका है, एलएचसी पर ही पॉसिबल हुआ है। उसमें हमने एक नया पार्टिकल हिग्स बोसॉन बोलते हैं उसको, वो सर्च हुआ था। हिग्स बोसॉन की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हिग्स ने आज से 30-40 साल पहले प्रपोज कर दी थी, और एलएचसी में पिछले कुछ सालों में ये पार्टिकल डिटेक्ट हुआ है। तो इस तरह के बहुत हाई लेवल की जो फिजिक्स की रिसर्च है वो पार्टिकल्स एक्सेलरेटर्स के कारण ही पॉसिबल है। ये वाला जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है साइक्लोट्रॉन, ये बहुत छोटा सा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये आमतौर पर हॉस्पिटल्स में भी होता है। इसमें क्या होता है कि हम चार्ज पार्टिकल्स का एक बीम जो है उसको हाईली एक्सेलरेट कर देते हैं। जो इसकी एनर्जी है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, वो कुछ हम कह लो साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल्स की एनर्जी है MeV रेंज तक जाती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। लेट मी चेक। हाँ, मतलब ज़्यादा हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो पहले हम थोड़ा लिख लें कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो इट इज ए पार्टिकल एक्सेलरेटर, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। न्यूट्रल वाला नहीं होगा। ठीक है। और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में किस तरह के पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट करता है? इट एक्सेलरेट्स हैवी चार्ज पार्टिकल्स, लाइट वाले नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी बताएंगे। हैवी चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम। ठीक है, इन सबको एक्सेलरेट कर सकता है, ये हैवी है। लाइट चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। उल्टा लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन से इतना कम होता है। ठीक है, ये फैक्टर होता है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन इज ए लाइट चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का भाई है पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल इसका भी मास सेम होता है। तो ये लाइट चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्यों नहीं कर सकते अभी बात करेंगे। लेकिन जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, सम आयंस, उनको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? एक्सेलरेट करने का मतलब है कि वी आर इम्पार्टिंग सम किनेटिक एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल। किनेटिक एनर्जी बढ़ाना, एक्सेलरेट करना है। लेकिन अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक दिस, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अगर, और इसमें अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे भेजते हैं तो वो वहां पे सर्कल पाथ में घूमता है, ये हमें पता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन उसमें जो स्पीड है पार्टिकल की v, वो नहीं चेंज होती। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, क्योंकि फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ना तो इसको एक्सेलरेट कर सकती है, ना इसको स्पीड अप कर सकती है पार्टिकल को, ना इसकी स्पीड कम कर सकती है। ये सिर्फ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज कर सकती है। ऐसी फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। मतलब अकेली मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेट कर सकती है ना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर ले आए हम, तो उस पर फोर्स लगती है।
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये खुद से पहले से ही मूविंग होगा तब भी लगेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर v वेक्टर से इधर जा रहा था तो अब जो नई वाली इसकी स्पीड आएगी v फाइनल, वो आएगा v इनिशियल u प्लस at के बराबर, वेयर a इज एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन आपको पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास एंड फोर्स इज चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। ठीक है, तो वहां से हम वो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और फिर फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो मतलब किनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगी। तो यहाँ पर दोनों लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस अरेंजमेंट में हमारे पास साइक्लोट्रॉन में दो पोल पीसीस हैं, ऐसे वर्टिकली लगे होते हैं, ऊपर एक नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह वर्टिकली डाउन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस रीजन में वो ऐसे वर्टिकली डाउन लगी हुई है। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर दो डी शेप कंडक्टर हैं, मैं यहाँ लिखूं डी शेप होलो कंडक्टर्स। ये दो कंडक्टर्स हैं यहाँ पर, इनको डीज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीज बोल देते हैं, डी शेप होलो कंडक्टर। ये लगे हुए हैं, होलो का मतलब है कि ये अंदर से खाली है, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा सकता है। चार्ज पार्टिकल जैसे ये पाथ शो किया गया ना, ये इसके ऊपर नहीं है, एक्चुअली उसके अंदर है, अंदर खाली स्पेस है। साइड से अगर बना के दिखाएं तो ऐसा है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये अंदर इसके खाली स्पेस है, यहाँ पे पार्टिकल इसके अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो इस तरह की कंडक्टर को होलो डी बोलते हैं। तो ये दो कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं, इन कंडक्टर्स का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, नंबर वन। नंबर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहां पर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो लगा हुआ है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ई वेक्टर। किसको लगाता है? ये इसके जो टर्मिनल्स हैं ऑसिलेटर के डीज के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इन दोनों डीज के बीच में। मेटल की हैं ये दोनों डीज, मेटल, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मेटल के अंदर वाली जो स्पेस है, ये खाली वाली स्पेस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? मेटल है तो मेटल के सारे सरफेस पे चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके जो ये जो बैक वाली बाउंड्री है वहां पर चार्जेस हैं, यहाँ पर चार्जेस होंगे अकोमुलेट, और उस कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगी होगी। ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट इज ऑल्टरनेटिंग, नॉट फिक्स्ड। ऑल्टरनेटिंग का मतलब है वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी है उसकी कुछ और वो वेरी करती है। कैसे वेरी करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी करती है। यहाँ पे टाइम के साथ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं तो वो जीरो होती है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सिनोसॉइडली वेरी करती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, कभी D1 को पॉजिटिव बनाता है, D2 को नेगेटिव बनाता है, आफ्टर सम टाइम पोलैरिटी चेंज कर देता है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है D2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और D1 नेगेटिव। फिर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस उल्टा होगा, D1 फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, D2 नेगेटिव, और ऐसे इनकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम है। बस इतना सा अरेंजमेंट है, दो पोल पीसेस, दो होलो डीज और एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और ये सारा का सारा अरेंजमेंट एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर होगा। वैक्यूम चैम्बर इसलिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर सकता है। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल पे खुद पे चार्ज है, तो ये चार्जेस एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये चार्ज पार्टिकल एयर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करे, तो इसलिए हमने एयर निकाल दी, वैक्यूम चैम्बर में रख लिया। तो ये अरेंजमेंट है। अब हम वर्किंग की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में बस यही चीजें हैं। एक और भी चीज है, यहाँ पर डी के ऊपर ना यहाँ ऐसे गैप होता है, एक होल होता है, उस होल के सामने यहाँ टारगेट होता है, उस टारगेट पे हमने चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना है, एनर्जेटिक प्रोटॉन्स को स्ट्राइक करवाना है। ठीक है, चलिए अब इसी अरेंजमेंट का टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू ये है, यहाँ डॉट्स लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये दोनों डीज हैं, ये ऑसिलेटर बन गया, और ये चार्ज पार्टिकल का पाथ है, ये स्पाइरल पाथ बनेगा। कैसे बनेगा अभी बात करते हैं। चलो अब सुनो, ये मान लेते हैं D1 है, ये D2 है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जब हमने इस पूरी मशीन को ऑन किया उस टाइम पे लेटर सपोज ये वाली जो D थी वो नेगेटिव थी,
दिस इज नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, और ये वाली डी पॉजिटिव थी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है ये, ठीक है। चलो, तो जैसे ये हमने इस मशीन को ऑन किया, चार्ज पार्टिकल यहाँ से सोर्स है चार्ज पार्टिकल्स का, वो ओरिजिनेट हुए, ओरिजिनेट होते ही उसको इस डी ने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींचेगी? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लिया, थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ, पार्टिकल डी के अंदर चला गया, उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली और वो डी के अंदर चला गया। डी के अंदर जब चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, बट एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण सीधा जाने की बजाय, यहां स्ट्राइक करने की बजाय, ये घूम गया अपने पास से, घूम के ये वापस इस गैप में आ गया। ये गैप बोलते हैं इस चीज को, इसमें एक स्मॉल गैप होता है, ये गैप है। जैसे ही इस गैप में आया वापस, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या किया हमने, इस ऑसिलेटर की हेल्प से डीज की पोलैरिटी को चेंज कर देना है। मतलब अब जब ये यहाँ पे पहुंचा तो पोलैरिटी चेंज हो गई, अब D1 नेगेटिव बन गई और D2 पॉजिटिव बन गई। ऐसे हम अरेंजमेंट रखते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, अब फिर इधर अट्रैक्ट होने के कारण एनर्जी भी गेन करेगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ, ठीक है, डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको इस तरफ फोर्स लगी, फोर्स लगने के कारण ये इसके अंदर गया, इसके अंदर जाते ही फिर सर्कुलर पाथ मूव करा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फिर गैप में आया, गैप में जैसे ही फिर पहुंचा वापस हमने डी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। डी की पोलैरिटी फिर से हमने नेगेटिव बना दी D2 और D1 बना दी पॉजिटिव, फिर उसके अंदर चला गया, और ऐसे करते करते ये स्पाइरल पाथ में ऐसे घूम ही जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो ही जा रही है। स्पीड की बात कर रहा हूं, कौन स्पीड इंक्रीज कर रहा है? स्पीड को इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर बार जब वो गैप में आता है तो उस पर फोर्स लगती है विच इज Q टाइम्स E। इस फोर्स के कारण उस पर एक्सेलरेशन लगता है QE/m। उसके कारण वो कुछ फाइनल वेलोसिटी गेन करता है, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, जितने टाइम के लिए भी वो गैप में था। तो इस तरह से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है जब भी वो गैप में पहुंचता है। अब रेडियस ऑफ द पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा। R इज इक्वल टू mv/qb, ये हमने कर लिया ना ऑलरेडी। वेलोसिटी बढ़ गई तो मतलब रेडियस बढ़ गई, रेडियस बढ़ने के कारण वो जो पाथ है उसकी रेडियस धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये पाथ की रेडियस जो है बढ़ती जा रही है। अब जब वो मैक्सिमम रेडियस तक पहुंच गया, मैक्सिमम रेडियस इसके बराबर है d की रेडियस के बराबर, ये हमारे पास d है, इस d की रेडियस है कैपिटल R। इससे ज्यादा हम उसको नहीं एक्सेलेरेट कर सकते, फिर तो यहीं पे दीवार पे कहीं पे स्ट्राइक कर जाएगा। तो मैक्सिमम पर पहुंचने से पहले ही हमने यहाँ पर एक होल रखा हुआ है डीज में, वहां से वो होल से सीधा थोड़ा सर्कुलर हम इस तरह के पोजीशन पे रखते हैं, यहाँ पे होगा लेटर सपोज, ऐसे स्ट्राइक किया और यहाँ से बाहर निकल गया और सामने टारगेट है, टारगेट पे जाके स्ट्राइक किया, ठीक है। तो ये हम करवाना चाहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जब ये चार्ज पार्टिकल इस गैप में पहुंचे उसी टाइम हम चाहते हैं कि ये डीज की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं द रेजोनेंस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझाता हूं दोबारा से। इसका मतलब है, रेजोनेंस का मतलब है कि भाई चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेजोनेंस में रहे। इसका मतलब है कि जब भी चार्ज पार्टिकल गैप पे पहुंचे वो सामने वाली डी, उसके सामने वाली डी ऑपोजिट पोलैरिटी की हो जाए। अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो वो नेगेटिव हो जाए सामने वाली डी, नेगेटिव पार्टिकल है तो सामने वाली डी पॉजिटिव हो जाए, ताकि जब भी वो गैप पे पहुंचे उसको फोर्स लगे डी की तरफ और वो उसमें चला जाए। मतलब इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, पोलैरिटी चेंज करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। क्या है ये? द फ्रीक्वेंसी of revolution of charge particle is equal to frequency of electric oscillator. This is very very important। जब ऐसा होगा तो हर बार जब ये चार्ज पार्टिकल गैप पे आएगा डी की पोलैरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी और वो हर बार एक्सेलरेट होगा, ठीक है। मतलब दैट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू सी विच इज इक्वल टू QB by
2 pi m. This is frequency. This must be equal to the frequency of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर. ठीक है, वो उसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है ये दोनों आपस में मैच करनी चाहिए. तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल. कि ये चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है. देखो, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर. तो दिस इज हाफ एम. वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इंटू क्यू बी बाय एम, उसका स्क्वायर. ये कैसे आया? बिकॉज आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. ये हमने ऑलरेडी कर लिया है. हर किसी वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये रेडियस है, तो v यहां से हमने ये निकाल लिया. तो ये किनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की है एट ए पर्टिकुलर रेडियस r. मतलब जब ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, सर्कल नहीं है स्पाइरल पाथ है, तो अगर आप सेंटर से इतनी रेडियस लेते हो, सेंटर से आपने मान लो ये रेडियस ली, उस हिसाब से वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी के हिसाब से किनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन रेडियस. बट इस r की एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो है रेडियस ऑफ d के बराबर. मतलब r मैक्स जो है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ d. ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर जो वेलोसिटी है वो भी बन जाएगी v मैक्स, और किनेटिक एनर्जी भी जो है वो भी बन जाएगी k मैक्स. तो k मैक्स का फॉर्मूला फिर बन गया मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी का हाफ m, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, रेडियस ऑफ d, q स्क्वायर b स्क्वायर बाय m स्क्वायर. तो एक m कैंसिल हो गया, इट इज हाफ क्यू बी आर का स्क्वायर by m. So this is the maximum kinetic energy of charge particle, which is equal to the square of, which is directly proportional to the square of radius of d. मतलब जितना बड़ी आप d बना लोगे, जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन बना लोगे, उतनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी आप अचीव कर सकते हो. बट इट इज नॉट इजी टू मेक लार्ज साइक्लोट्रॉन्स, क्योंकि उतना बड़ा वैक्यूम चैम्बर चाहिए, उतनी बड़ी स्पेस चाहिए. तो हम इनिशियल स्टेजेस पर साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं. मतलब एक जीरो एनर्जी से कुछ इनिशियल एनर्जी अचीव करने के लिए इसको यूज करते हैं. फिर उसके आगे एक नए काइंड का एक्सेलरेटर विच इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेटर वो ज्वाइन कर देते हैं. लीनियर एक्सेलरेटर उसको फर्दर एक्सेलरेट करता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर हम साइक्लोट्रॉन्स को यूज करते हैं इन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स. ठीक है जी, तो बस ये किनेटिक एनर्जी हो गया. लास्ट एक पॉइंट रहेगा लिमिटेशंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स. न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है जी, कांट बी एक्सेलरेटेड, क्योंकि चार्ज तो चाहिए तभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेंगी. दूसरा, द मैक्सिमम वेलोसिटी of particles is limited by relativistic effects. Very important point कि भाई ये नहीं जितना मर्जी एक्सेलरेट कर लो चार्ज पार्टिकल को, जब तक थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, जब तक रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स नहीं लग रहे, तब तक आप पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हो. अगर रिलेटिविटी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसिडरेशन आनी शुरू हो गई, तब पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा. क्या मतलब है इसका? देखो, जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी c से, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक रिजीम. मतलब तब उस केस में आप सिंपल, उस केस में जो पार्टिकल का मास है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. सीधी बात करते हैं,
अगर पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है तब तक उसका मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ज़्यादा छोटी नहीं है, थोड़ी सी कम है, वहां तक आप पहुंच गए, तब मास जो है वो वेरी कर जाता है, मास वेरिएबल हो जाता है पार्टिकल का। कैसे वेरी करता है? तब उस केस में पार्टिकल का मास होता है m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। ये है रेस्ट मास, जब पार्टिकल रेस्ट पे है ये वो वाला मास, जब पार्टिकल मूविंग है ये वो वाला मास। ठीक है, अब ये मास वेलोसिटी पे डिपेंड करना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ये वाला फैक्टर जो है बड़ा होता चला जाता है, इस फैक्टर के बड़े होने से डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाता है और ये वाला मास जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद v, मतलब आप एक्सेलरेट करना शुरू हो गए तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते पार्टिकल का मास भी बढ़ने शुरू हो गया। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? फिर जो हमने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी अभी लिखी थी विच इज 2 पाई विच इज क्यू बी बाय, हाँ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो हमने लिखी थी विच इज क्यू बी बाय 2 पाई एम, है ना, ये मास पे डिपेंड करती है। तो दिस विल नॉट बी ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब ये वेरी करेगी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कैसे वेरी करेगी? मास बढ़ गया तो उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मतलब पार्टिकल जो है वो ऐसे पहले फास्ट 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 घूम रहा था, अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। मास बढ़ते बढ़ते ना वो स्लो होता चला जाएगा। स्लो होने का मतलब है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, गैप में पहुंचने की फ्रीक्वेंसी, वो कम होती चली जाएगी। लेकिन हमने जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है वो तो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, वो हमने इसके बराबर रखी थी, तो वो रेजोनेंस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी से मास बढ़ गया, मास के बढ़ने से पार्टिकल की रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, बट बाहर से जो फ्रीक्वेंसी लगाई हुई है साइक्लोट्रॉन में वो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज हो रही। तो उसके कारण जो पार्टिकल है आउट ऑफ स्टेप चला जाएगा। पार्टिकल के आउट ऑफ स्टेप जाने का मतलब है रेजोनेंस कंडीशन अचीव नहीं होगी, तो वो वहीं डी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगा और प्रॉपरली एक्सेलरेट नहीं होगा। लेकिन इस चीज को हमने ठीक कर दिया, लोगों ने, साइंटिस्ट ने ठीक कर दिया इन ए न्यू डिवाइस विच इज कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन। ये जो सिंक्रोट्रॉन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें यही मॉडिफिकेशन की गई थी कि जो बाहर से पार्टिकल के जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसी प्रोपोर्शन में वेरी करनी स्टार्ट कर दी जिस प्रोपोर्शन में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के कारण फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही थी। ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बट न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट लगाई हुई है साइक्लोट्रॉन में, देयरफॉर रेजोनेंस कंडीशन is no longer maintained, वो मेंटेन नहीं हुई, तो जिसके कारण पार्टिकल जो है आउट ऑफ स्टेप चला जाएगा और एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। Hence there is a limit to the maximum velocity of particles in cyclotron. This is the second limitation। और लास्ट लिमिटेशन है राघव, यू कैन लीव द क्लास। लास्ट जो लिमिटेशन है वो है इट कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, इट कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लाइट चार्ज पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, एंड अदर लाइट चार्ज पार्टिकल्स भी लिख देते हैं। ठीक है जी, वो क्यों? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, तो वो जो रिलेटिविस्टिक स्पीड्स होती हैं उनको बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। ठीक है, एज दे गेट एक्सेलरेटेड टू रिलेटिविस्टिक स्पीड्स वेरी क्विकली। मास कम होता है ना पार्टिकल का, आपने तो किनेटिक एनर्जी इंपार्ट करनी है, तो किनेटिक एनर्जी अभी थोड़ी सी अचीव होती है, मास कम होने के कारण स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, तो ज्यादा स्पीड बढ़ने के कारण रिलेटिविस्टिक स्पीड्स जो है वो जल्दी आ जाती हैं, उसके कारण जो आउट ऑफ स्टेप है इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वो एक्सेलरेट ही नहीं हो पाते लाइट चार्ज पार्टिकल्स।
ठीक है, इसलिए हैवी चार्ज पार्टिकल्स के लिए इसको यूज करते हैं। हेंस दे गेट आउट ऑफ स्टेप with frequency of electric field very quickly। quickly का मतलब है at very small। चलो बस यहां तक ठीक है, very quickly। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं साइक्लोट्रॉन के। एक तो न्यूट्रल पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं होते, दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट है, तीसरा लाइट चार्ज पार्टिकल्स तो बिल्कुल ही एक्सेलरेट नहीं हो सकते। तो जो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं उसमें सारा कुछ मेंशन्ड है, लिखा हुआ है सब कुछ, आप लर्न कर लो, 2 बार रीड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। ये रहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। और एक चीज और है, यहाँ गैप है ना, ये चार्ज पार्टिकल गैप में से निकलता है। तो एक और चीज है किनेटिक एनर्जी के केस में, किनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज n टाइम्स q into v, where n is number of times the particle crosses the gap। गैप को जितनी बार वो क्रॉस करेगा ये वो नंबर है, और v इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डीज। देखो ना, एक बार निकला गैप में से v पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसने q टाइम्स v एनर्जी गेन कर लेनी है, फिर घूम के वापस आया एक और, उसने q टाइम्स v एनर्जी गेन कर लेनी है, फिर गैप में से निकला एक और, q टाइम्स v एनर्जी गेन कर लेनी है। तो किनेटिक एनर्जी का एक ये भी फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकता है।